विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अलग अलग शोध बताते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, उनमें बड़े होकर मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का खतरा 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। बच्चों की परवरिश में ऐसी किन बातों का ध्यान रखें ताकि बच्चे बड़े होकर इस तरह की समस्याओं का सामना ना करें, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं उद्गम मेंटल हेल्थ केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस टोना सिंह। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों में जो है मानसिक या बड़ों में भी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होने का कारण क्या है? देखिए, हमारे पास जो भी अडल्ट भी आते हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, इमोशनल इश्यूज़ को लेके, जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, जब हम और गहराई तक पहुंचते हैं कि क्या दिक्कतें हुई हैं, हमेशा उसका जो जड़ होता है ना, वो बचपन में उनकी जो परवरिश है, उनका जो परिवार का जो माहौल रहा है, वो अपने माता पिता में जो उन्होंने एक आपसी संबंध देखा है, वो सारे रीजंस मेन रूट कॉज होता है वो बड़े होने के बाद किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं और मेंटल हेल्थ उनका किस तरीके का होता है। ओके, यानी कि बड़े होने के बाद भी हमारा व्यवहार किस तरह का रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने घर में कैसा माहौल देखा कैसा है। माहौल देखा मैम, है। ये बताइए कि बच पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर और उनकी जो इमोशनल हेल्थ है, वो दोनों ही अच्छे रहें और किसी तरह की समस्या ना हो इसमें? मेंटल हेल्थ अगर हम देखते हैं ना, तो हम उसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं या जो परिवार जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनका पूरा ध्यान शायद बचपन में सिर्फ पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स है ना, बच्चा जी। पढ़ाई में कैसा है। एंड कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि चार लोगों के बीच में बच्चे का व्यवहार कैसा हो रहा है। कई बार जो चीज़ें छूट जाती है वो है इमोशंस। बच्चा कैसा महसूस करता है। कई बार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो पहले ज़माने के जो खास करके पेरेंट्स हैं, उनको लगता था ये तो छोटा बच्चा है, इसको कुछ फील नहीं होता है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का या 10 साल का बच्चा है, ये इनको उतनी समझ नहीं है। पर हमारे पास जो अडल्ट केसेस भी आते हैं, जब वो अपनी दिक्कत बताना शुरू करते हैं ना, तो वो शुरू करते हैं जब मैं 5 साल की थी, जब मैं 6 साल की थी या जब मैं 8 साल का था, तो एक बार पापा ने ऐसा कहा था। तो ऐसा नहीं है कि उनको बचपन में जो चीज़ें कही जाती है, बोली जाती है, उससे उनको जो एक मेंटल डिफ़िकल्टीज़ बोलिए या जो एक प्रेशर बोलिए, वो उनको डेफ़िनेटली फ़ील होता है। ओके, तो मतलब हम बड़े होकर अपने मतलब कोई बच्चा बड़ा होकर अपने प्रोफेशन में कैसा परफॉर्म करेगा, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, ये भी इस बात से कनेक्टेड है कहीं न कहीं कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। बिल्कुल, सिर्फ़ करियर वाइज़ नहीं, हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स भी कैसे रहेंगे। हम 4 लोगों के देखिए, जो करियर होता है वो कई बार मोर देन करियर हमारा एडजस्टमेंट होता है। हम एक कंपनी में, हम एक ऑफ़िस में किस तरीके से लोगों से मिलते-जुलते हैं। कई बार देखा गया बच्चा है बड़ा हाई आईक्यू रहा है थ्रू आउट, है ना? एकेडमिकली बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, सारी चीज़ें। पर बड़े होने के बाद ना वो ऑफ़िस में काम नहीं कर पाता है या एक कंपनी में लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता है। एडजस्टमेंट के लिए हमारा इमोशनल क्वोटिएंट जो है, जैसे आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ईक्यू होता है इमोशनल क्वोटिएंट, उसका हाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने करियर में ही नहीं, आगे चल के आपके जो आपसी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, अडल्ट रिलेशनशिप्स भी होते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हमारे बचपन का जो परवरिश रहा है, वो डेफ़िनेटली देखने को मिलता है। जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, इसको हम अटैचमेंट स्टाइल बोलते हैं कि हम इंटरपर्सनली, मैं आपके साथ किस तरीके से रिलेट करती हूँ, कोई मुझे कुछ चीज़ें बोलता है, तो हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, ये सारे हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है। कई बार आप लोगों को देखेंगे कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार आप देखोगे कि वो ओवर एक्सप्रेस करने लगते हैं। हर तरीके के जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, उसका जो बेसिस होता है वो हमेशा हमारा चाइल्डहुड ही रहता है, परवरिश जो हमें घर पे, हम जो हमारा चाइल्डहुड एनवायरनमेंट रहता है, हमारा जो एक परिवार का जो माहौल रहता है, बचपन में जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। ओके, यानी हम बड़े होके कितनी जॉब स्विच करेंगे या कितने ब्रेकअप्स करेंगे, इसकी नींव हमारे बचपन में रख दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो मैम फिर ये चीज़ बताइए कि ये तो करियर की बात हो गई और हमारे रिलेशंस की बात हो गई, लेकिन फिर उन बच्चों के साथ क्या होता है ऐसा जो 7 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं? मतलब उनके ब्रेन में या उनकी परवरिश में ऐसा क्या होता है? क्योंकि अभी जिस तरह के केसेस हम लोग देखते हैं, उसमें जो है
बच्चे की फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हमारे इंडिया में जिस तरह का लेवल है, वहाँ के ही बच्चे मैक्सिमम उस बैकग्राउंड के होते हैं। इवन देन वो मतलब कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता, बट 8 साल का 7 साल का बच्चा रेप जैसी एक्टिविटीज़ में जा रहा है, वो क्या है? वो उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, जितने हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बोलिए, चाहे रेप बोलिए, चाहे वायलेंस बोलिए, पैदाइशी किसी बच्चे को अग्रेशन, एंगर, वायलेंस ये नहीं पता रहता है। अगर एक छोटा बच्चा है ना जिसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, वो भी लर्न्ड बिहेवियर है। घर पे किसी को देखकर ही सीखा है। हमारे जितने बिहेवियर्स होते हैं, वायलेंस रिलेटेड खास करके जो बिहेवियर्स होते हैं, वो हमेशा लर्न्ड बिहेवियर्स होता है। तो जो बच्चे इस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो पैदाइशी इन चीज़ों को लेके नहीं आए हैं। उन्होंने अपने आसपास के माहौल में उन चीज़ों को देखा है, देख के सीखा है। अगर आप अपने घर परिवार में जो मेल्स हैं, अगर आप देखोगे कि वो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, उनको गालियाँ दे के बात करते हैं, बच्चे उन चीज़ों को कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ करना शुरू करते हैं। उन्हें गलत और सही का जो एक डिफ़रेंस है, वो शायद वो पता ही नहीं है। आज अगर मुझे पता है कि नहीं, मुझे बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करना है, क्योंकि वो बचपन में मैं मुझे 10 बार शायद कही गई है कि नहीं, इस तरीके से बात नहीं करना है। पर अगर मुझे बचपन में कभी टोका ही नहीं गया है कि नहीं, बड़ों से आपको ऐसे बात करना है या वैसे बात करना है, अगर वो चीज़ हमें बचपन में सिखाई नहीं गई है, तो बड़े होने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं आएँगी। तो जितने भी बच्चे हैं आज के डेट में, चाहे वो 7 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे 14 साल के हो, वो क्राइम में और वायलेंट एक्ट में इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं उनके आसपास के जो अडल्ट हैं, इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज़ करके रखे हैं। ओके। और मैम इसी हुँ। माइंडसेट में फिर आप सोशल मीडिया और टीवी, मूवीज़ इनका कितना इम्पैक्ट मानते हैं? क्योंकि ये भी कहीं न कहीं है तो अडल्ट्स का ही बिहेव, छोटा बच्चा तो खुद से मूवी सिलेक्ट नहीं करता है, घर में किस तरह का कंटेंट देखा जा रहा है। क्या ये भी कहीं बच्चे को ट्रिगर करता है? बिल्कुल करता है ना? जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, हम कितने देर के लिए फ़ोन चला रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। भले ही मैंने 10 मिनट के लिए एक बच्चे ने फ़ोन चलाया, पर कंटेंट क्या देखा? आप जिस कंटेंट को देख रहे हो, क्या वो ऐज एप्रोप्रिएट है कि नहीं है? ये कहीं न कहीं पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पेरेंट इतने सुपरवाइज़ आप नहीं कर पाते हो, तो हम कई बार बोलते हैं फ़ोन मत दिया करिए, है ना? क्योंकि आप चाहोगे कि बच्चे के हाथ में फ़ोन रहे, यूट्यूब रहे और बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के देखे, वो पॉसिबल नहीं है। कई बार अगर हम इंस्टाग्राम भी देख लेते हैं या कई बार हमने कोई वेब सीरीज़ वगैरह भी देख रहे हैं या बच्चों के गेमिंग्स भी अगर आप देखोगे, जैसे मैं कई बार फ़ोन में अगर हम कोई गेम भी खेलते हैं, उसके बीच में जो एड्स भी आते हैं, वो भी अडल्ट एड्स होते हैं। आप एक बच्चे को अनसुपरवाइज़्ड फ़ोन कभी चलाने दे ही नहीं सकते, सोशल मीडिया चलाने दे ही नहीं सकते। इसीलिए जो आज के टाइम में एक आई डोंट नो कितना होता है नहीं होता है, बट जो सोशल मीडिया बैन का बात चल रहा है कि 16 साल के नीचे बच्चों को हम लोग फ़ोन नहीं देंगे या सोशल मीडिया पे उनको बैन करना चाहिए। आई ट्रूली बिलीव ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम 24/7 सुपरवाइज़ करें। इससे बेहतर है कि जब बच्चे उस मेंटल एज तक पहुँच जाए, उस इमोशनल एज तक पहुँच जाए जहाँ पे वो सही गलत का डिफरेंशिएट कर पाए, मे बी हम उस टाइम पे उनको फ़ोन दे सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। सोशल मीडिया का डेफ़िनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल तो है ही है इसमें। ओके। मैम अभी पीछे आपने बताया कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल रिलेशंस हैं अपने पार्टनर के साथ, उसमें भी हमारी परवरिश इम्पैक्ट करती है। तो मैम अगर मतलब डेटा देखते हैं तो लगभग 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के बीच डाइवोर्स हमारे देश में हो रहे हैं साल के हिसाब से। तो इसमें आप कहाँ मानती हैं कि ये इसमें भी परवरिश का रोल कहीं है? अभी मैं आपको ना एक रीसेंट केस बताऊंगी। अभी मेरे पास एक लेडी आती हैं एंड उन्होंने आते ही मुझसे कहा शी इज़ नॉट हैप्पी अपने मैरिड लाइफ में, वो खुश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हस्बैंड में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल लविंग पीपल, कोई उन पे कभी हाथ नहीं उठाते हैं, चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, बट वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। और रीज़न क्या है कि उनके घर में वो सुबह से उठती हैं, उनकी मम्मी सुबह से उठती हैं, सारा घर का काम वो दोनों करते हैं, किचन में 24/7 वो रहते हैं। हस्बैंड एंड उनके जो फादर इन लॉ है, वो एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते। इनका कहना है कि मुझे घर का काम करना नहीं पड़ता है, पर मैं मदर इन लॉ को भी जब हर काम करते देखती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है। वो जो गुस्सा है उसका कारण अगेन कहीं न कहीं बचपन का परवरिश है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने भाई को भी काम करते देखा है, अपने फादर को भी हेल्प करते देखा है। मेन काम भले ही फीमेल्स इन द हाउस उन्होंने सँभाला है, पर कहीं न कहीं जो मेल्स रहे हैं उनका रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन किया है। अब जब शादी के बाद बिल्कुल अलग परिवार में हैं, उनका पति वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो देखा है, जो सीखा है, आज भी वो वही कर रहे हैं। बट एडजस्टमेंट में इनको डेफ़िनेटली वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है। सो आगे चल के कई बार ये जो छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं, यही जाके डिवोर्स का कारण कई बार बनते हैं।
इस केस में तो मैम ना हम महिला को गलत कह सकते हैं ना पुरुष को, क्योंकि जिसने अपने परिवार में जो जो स्थितियां देखी हैं वो उसी माइंडसेट का है। तो लेकिन वाकई फिर भी एक परिवार तो उजड़ने की कगार पर आ गया है ना, कि वो आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। तो ये तो वाकई, तो मैम क्या आप सजेशन देना चाहोगे इस पे कि हमें परवरिश में, जैसे इस ये जो केस बताया ये तो आपने अभी का बताया, यानी महिला की उम्र अगर हम मान के चले तो वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में होंगी, है ना। तो अभी जो बच्चे हैं वो आगे चलकर इस तरह की समस्याएं ना फेस करें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अभी ना एक ट्रेंड हो गया है, क्योंकि पहले ज़माने में औरतों को इतना ओप्रेस करके रखा गया था, इतना दबा के रखा गया था कि अभी हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है। जी। तो उसके चलते क्या होता है, लड़कियां भी कहीं ना कहीं काम करना नहीं चाहती हैं या सीखना नहीं चाहती है, जो कि गलत है। और लड़कों को तो हम आज से नहीं, कई वर्षों से या पहले सालों से देखे जा रहे हैं कि जहाँ पे उनका जो घर पे ट्रीटमेंट ही रहता है कि नहीं, इनको इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये लड़के हैं, ना ये खाना बनाना जानेंगे ना ये कुछ करेंगे, क्योंकि सारे रोल्स जो है हमारे डिवाइडेड हैं और जो कि फीमेल्स के लिए हैं। अभी के जनरेशन के पेरेंट्स को मैं हमेशा समझाती हूँ, दोनों को सिखाओ। लड़कियों को भी सारा काम आना चाहिए, लड़कों को भी सारा काम आना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइवल स्किल्स हैं। ये जेंडर बेस्ड नहीं होता है। भूख अगर दोनों को लगती है तो खाना बनाना भी दोनों को आना चाहिए, पैसे कमाना भी दोनों को आना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों को खाना बनाना सीखना चाहिए बट जो लड़कियां हैं वो काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो मर्दों का काम है। नहीं, दोनों चीज़ें जब तक दोनों को नहीं आएगा, दोनों को जब तक हम एज पेरेंट्स बचपन से दोनों लोगों को सेम इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल चीज़ें नहीं सिखाएंगे, सर्वाइवल स्किल्स, आगे चल के आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए एडजस्टमेंट एंड मैरिज और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ओके मैम, जो हम आज के समय में अपनी सोसाइटी में अपने आसपास देखते हैं या अपने परिवारों में ही देखते हैं, अब इस चीज़ से लोग बाहर आ चुके हैं। ज़्यादातर लोग सिंगल चाइल्ड प्रेफर कर रहे हैं, है ना, एक बच्चा लोग रखते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। अब ये जेंडर इशू, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसके बीच ये जेंडर इशू ख़त्म हो गया है कि बेटी है तो सेकंड बेबी हमें प्लान करना है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बेटी को जो परवरिश मिल रही है वो बिल्कुल वैसी मिल रही है जैसी किसी एक परिवार में अकेले बेटे को मिल रही है। तो जब इस तरह के बच्चे कल परिवार में जाएंगे, अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे, तो आपको क्या लगता है उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं? बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट्स इस तरीके के आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बचपन से करेक्ट नहीं करवाया। अभी मेरे पास एक आती हैं, उन्होंने कहा कि अभी जब हस्बैंड के घर में जाके अगर उसको गुस्सा भी आता है या कभी वो एंगर थोड़ा-सा दिखाती भी है, तो परिवार में कोई पसंद नहीं करता है। इनके मायके वाले भी इनको बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये मेरे पास जब आती हैं तो ये बोलती है कि शुरुआत तो मेरे परिवार ने किया ना, मुझे बचपन से कभी टोका ही नहीं गया है। जी। सिंगल चाइल्ड है, उनको कभी बताया ही नहीं गया है कि ये बिहेवियर्स गलत है। उन्होंने जब ज़िद की तो ज़िद पूरी की गई, अगर उन्होंने गुस्सा किया तो सारे घर वालों ने मिलकर उनका गुस्सा शांत किया। उनको कभी बताया ही नहीं गया कि ये गुस्सा करना गलत है या आप जो जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हो ये गलत है। अगर बच्चे को नहीं सिखाया गया है, आगे चल के उसके एडजस्टमेंट में डेफिनेटली इश्यूज होंगे। आगे चल के जो मैरिजेस में डिफ़िकल्टीज़ होंगी या जो आज भी डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं, वो प्योरली कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, दो लोग हमेशा ज़रूरी नहीं है गलत हो, पर वो बहुत अलग भी होते हैं ना, तो भी दिक्कतें होती है शादी में। जी। तो जो पेरेंट्स आज टीनेजर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, पहले हम टीनेजर बच्चों से की बात कर लेते हैं, तो टीनेजर बच्चों के लिए आप क्या, उनके पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगी? जैसे मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सबको रोटी कमाना, रोटी बनाना दोनों आना चाहिए, जी। है ना? अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं, अगर आप आत्मनिर्भर हो, आपको एडजस्टमेंट भी करना आना चाहिए, अपने लिए स्टैंड भी लेने आना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएँगे, अगर आप मान के चलोगे कि मुझे ये करना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ़ पैसे कमाऊँगी या मुझे घर का ही काम करना है, मुझे पैसे नहीं कमाना है। दोनों सिचुएशंस में ही आपको कहीं न कहीं आगे चल के एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टीज़ होंगे। आजकल के पेरेंट्स के लिए द ओनली एडवाइस है, आप बच्चों को प्लीज़ दोनों चीज़ों का इक्वल बैलेंस करना सिखाएँ। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाना भी इम्पोर्टेंट है, घर का काम आना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वाइवल है। हम कई बार ना लड़कियों को काम करने जो बोलते हैं ना, शायद हम में से किसी को, आपको या मुझे, हमें काम करने में दिक्कत नहीं है। हमें जिस तरीके से काम करना इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना, कि अगर काम नहीं करोगे तो ससुराल में कोई पूछेगा नहीं, अगर काम नहीं करोगे तो औरतों को इज्जत नहीं मिलती है। आई थिंक वो चेंज होना चाहिए। काम करना चाहिए क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। भूख तो मुझे भी लगेगी तो खाना तो मुझे अपने लिए भी आना चाहिए बनाना।
तो बच्चों को अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ ये कॉन्सेप्ट कि क्यों खाना बनाना है, क्यों घर का काम आना चाहिए, वो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। ओके, तो मैम ये जो एक तो हमने बात की अभी कि जो परवरिश, जो छोटे बच्चों को परवरिश दी जाती है वो उनके बिहेव को कैसे इम्पेक्ट करती है ना। और मान लीजिए ये जो इस तरह की परवरिश मिल रही है कि सारी ज़िद पूरी हो रही हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं और आपको काम करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सिखाया जा रहा है, तो ये वाले बच्चे जो हुए जिन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सिखाया जा रहा है, बड़े होने के बाद इन्हें किस तरह के मेंटल और इमोशनल यानी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने करियर में भी और अपने पारिवारिक जीवन में भी। एडजस्टमेंट इश्यूज, जैसे कई बार ये आके ये बोलते हैं कि मुझे भी करना है, पर हम करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पा रहे। मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो हर काम करूँ जो मेरे ससुर जी एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट करते हैं, पर फिर पता नहीं क्यों करने का मन नहीं करता, क्योंकि जो बचपन से जो परवरिश मिली है वो उसके अगेंस्ट है। सोसाइटी बोलती है कि नहीं, अगर आप वाइफ हो, अगर आप डॉटर इन लॉ हो, बहू हो, तो बहू को ये सारा चीज़ करना आना चाहिए। कई बार मैं पेशेंट को जब ये भी पूछती हूँ कि अच्छा मन नहीं करता तो मत करो, तो वो फिर बोलते हैं फिर हमें तो कोई प्यार नहीं करेगा, हमें ना कोई प्यार करेगा ना कोई पसंद करेगा। तो आगे चल के ये बहुत बड़ा एक मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है। हम अगर करना भी चाहें पर बचपन से हमारा जो कंडीशनिंग रहा है वो हमें करने भी नहीं देता है। ओके, यानी अगर आपको खाना बनाना नहीं सिखाया गया है या आपको घर के खर्च मैनेज करना नहीं सिखाया गया है या आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना नहीं सिखाया गया है, मान लीजिए शादी के पहले पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ कैसे अपना इमोशनल बॉन्ड हम बनाते हैं वो सब नहीं सिखाया गया है, तो ये फिर रिश्तों में दरार की वजह बनता है। बिल्कुल, रिश्तों में दरार की वजह बनते हैं। और कई बार जैसे मेरे एक पेशेंट आती हैं, वो बोलती है मैं जानती हूँ सुबह उठना चाहिए, मैं चाहती भी हूँ कि मैं सुबह उठूँ, घर पे सबके लिए नाश्ता बनाऊँ, घर का सारा काम करूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि बचपन से कभी किया नहीं है। कोई भी चीज़ ना रातों रात आदत नहीं चेंज हो सकती है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम मेहनत करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, तो हम डेफ़िनेटली इस चीज़ को ओवरपावर कर सकते हैं और हम इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर बचपन में जो हमारा डिफरेंस रहा है परवरिश में, या किसी के परवरिश में जो डिफ़िकल्टीज़ रहे हैं, या किसी को उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, या किसी के ज़िद को कभी गलत नहीं बोला गया, आगे चल के वो कभी भी एक हेल्दी मैरिज नहीं निभा पाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, इन एरियाज़ पे अगर सेल्फ वर्क करने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली ठीक हो सकता है। ओके मैम, तो जैसे पहले हम बात करते हैं अपने पारिवारिक जीवन की, क्योंकि जब पारिवारिक जीवन सही होता है तो करियर तो पर्सन सुधार ही लेता है, कोई भी व्यक्ति करियर आसानी से संभाल पाता है। तो अगर मान लीजिए ये जो समस्या हो रही है पति पत्नी के बीच, या तो पति एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या पत्नी एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो यहाँ इस केसेस में जो आपने अभी उदाहरण दिया, सुबह उठ के खाना बनाना नहीं कर पाना चाहने के बाद भी, इसमें किस तरह के इमोशन आते हैं? लाइक जो प्रॉब्लम आएगी वो उम, मतलब एंग्जायटी होगी या डिप्रेशन होगा या ओवरथिंकिंग होगी, क्या होगा? मतलब किस तरह की का मेंटल इश्यू आता है? तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। ओवरथिंकिंग भी होती है, इसमें सैडनेस भी होता है, और ऑफ कोर्स आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, और एंग्जायटी भी होती है, क्योंकि आप हमें एंग्जायटी कब होती है ना, जब हम कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं हमारे पास। बहुत लोगों को ना जो इस प्रोफ़ेशन से जुड़े नहीं होते, बहुतों को कई बार लगता है कि लड़कियाँ काम नहीं करना चाहती हैं, या वो नहीं शादी निभाना चाहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे। कहीं न कहीं जो रेज़िस्टेंस का कारण है वो ये है कि हमने बचपन से जो चीज़ें देखी हैं उसको हम ना अनलर्न नहीं कर पाते। अगर बचपन से हमने देखा है कि नहीं, माता-पिता दोनों अच्छे से रहते हैं, या जो फादर फिगर घर में रहे हैं, उन्होंने मम्मी का हमेशा हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया है काम में, अच्छे से बात किया है, रिस्पेक्ट किया है। जब वो सारी चीज़ें हमें कई बार अपने ससुराल में देखने को नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे स्ट्रेसर्स भी हाई होते हैं, ओवरथिंकिंग भी ज़्यादा रहती है, और एंग्ज़ायटी भी होती है। तो मैम ये बताइए कि जो करियर रिलेटेड समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, मेल और फीमेल दोनों, उसमें आपको क्या लगता है कि उसकी जड़ कहाँ है? ज़्यादातर लोगों को किस तरह की समस्या होती है? अगर हम मेल्स को देखते हैं, करियर प्रॉब्लम्स लेके जो आते हैं, उनका मेन कहीं न कहीं कंसर्न फ़िनांस होता है। पैसे कमाना है, घर वालों को देखना है, घर वालों को खुश रखना है। कई बार पैसों को लेके अगर पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसका भी प्रेशर रहता है कि
लोग क्या कहेंगे, है ना? वो क्योंकि वो तो कहीं न कहीं आज की भी सोसाइटी में यही चलता है कि जहाँ पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फैमिली को हैप्पीली फाइनेंशियली स्टेबल करके चलाना है। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आई थिंक वो सबसे मेजर स्ट्रेस रहता है फॉर अ मैन। और अगर हम औरतों के लिए देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अगेन मेजर स्ट्रेस करियर वुमेन का रहता है वर्क लाइफ बैलेंस करना, है ना? कि हम परिवार को भी उतना ही समय दे पा रहे हैं जितना हम ऑफिस में दे पा रहे हैं। अगर हम ऑफिस में ज़्यादा समय देते हैं, घर पे नहीं देते, तो उसमें भी कई बार वो उनको गिल्ट होती है। और अगर वो घर पे ज़्यादा समय देते हैं, ऑफिस में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर अपना करियर सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी गिल्ट होता है। अगर हम एज एन इमोशन देखते हैं, जो मेल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी एंड शेम, अगर पैसे अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं, ह्यूमिलिएशन, लोग क्या कहेंगे उसको लेके एक ओवर थिंकिंग, ये ज़्यादा होते हैं। फीमेल में अक्सर देखा जाता है जो इमोशन वो गिल्ट रहता है। ओके, गिल्ट, वो वर्क लाइफ बैलेंस ना कर पाने का। अच्छा, और मैम जो कपल्स आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, यंग कपल्स जो हैं, उनके बीच किस तरह की समस्या ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है? जितने भी कपल्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो यंग हो चाहे वो थोड़े ओल्ड कपल्स हो, मुझे लगता है द मेन इशू रहता है कम्युनिकेशन गैप। जी। आपस में जो कम्युनिकेशन होना है, कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं जैसे कपल काउंसलिंग में हम इंडिविजुअल बात करते हैं, पहले हस्बैंड से बात कर लिया या पहले वाइफ से बात कर लिया, तब तक दूसरा पार्टनर बाहर वेट करते हैं एंड देन हम दूसरे पार्टनर को बुलाते हैं। तो जो हमारे सामने पार्टनर बात करते हैं, जब दूसरा पार्टनर आता है, आपस में जब वो बात करते हैं तो हमें लगता है ये तो हमारे सामने बिल्कुल नहीं बोला गया है। या कई बार जो पार्टनर होते हैं उनको लगता है कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमें आज तक कभी पता ही नहीं था कि वो ऐसा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मेजर रहता है। जब हम कपल काउंसलिंग करते हैं, हमारा मेन गोल कई बार सिर्फ कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन भी सुधार देते तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उनके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह क्या होती है? अगेन कम्युनिकेशन गैप भी हमारा जो पर्सनालिटी होता है, एंड पर्सनालिटी टाइप भी हमारा चाइल्डहुड से ही कहीं ना कहीं उसका जो शेप अप होता है वो हमारा बचपन करता है ना? कई परिवारों में आप देखेंगे बहुत एक्सप्रेसिव बच्चे होते हैं, उनको पूछा जाता है, उनको बोला जाता है। एंड कई परिवारों में उनको सवाल जवाब पूछना, उनका ओपिनियन, उनका वो क्या चाहते हैं कभी पूछा ही नहीं जाता। तो उन घरों में कई बार बच्चों को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती है। वो जब शादी करके अपने ससुराल जाते हैं तो उनका एक जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो रहता है कि ना वो बिना बोले सब समझ जाएं, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है। और कई बार होते हैं कि जो ऑपोजिट है, जो पार्टनर है, वो टोटली ऑपोजिट है, जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, तुम्हें अगर जो भी चीज़ें चाहिए तुम बोला करो, आप मांगो, आप कन्वे करो, आप कम्युनिकेट करो, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। एक्सपेक्टेशन में भी कई बार हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं होता है तो। ओके, मतलब पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा, ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि घर में बेटे और बेटी को परवरिश कैसी मिली है। परवरिश कैसे मिली, बिल्कुल। ओके, तो मतलब जैसे कुम्हार किसी घड़े को शेप अप करता है, बनाता है, तो बिल्कुल वैसे ही है कि हम हमारा जीवन कितना अच्छा बनेगा, कितनी अच्छी शेप लेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि बचपन में हमें परवरिश कैसी मिली है, हमें माहौल कैसा मिला है, हमें संस्कार कैसे मिले हैं। बिल्कुल। ओके मैम, अभी हमने बात की समस्याओं पर कि बच्चे को अगर सही परवरिश ना मिले तो उसे किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी करियर लाइफ में भी और अपने पारिवारिक जीवन में भी। अभी हम समाधान की अगर बात करें तो इसका समाधान क्या है? कोई युवा जो हैं, जोड़ा है, पति और पत्नी दोनों अपने अपने करियर में समस्या फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान होता है? और पति पत्नी जो रिश्ते में समस्याएं फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान होता है? अगर हम करियर को ठीक करना चाह रहे हैं या करियर वाइज हेल्प करना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल सेशंस देते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस होते हैं। उनके जो भी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, हम उस पर काम करते हैं। और अगर एज अ कपल आते हैं तो हम कपल काउंसलिंग पे काम करते हैं, दोनों पे काम करते हैं, ताकि जो उनके आपस के जो मतभेद हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा सा बेटर तरीके से, उनको बेसिकली हम एम्पावर करते हैं अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए। और मैं कई बार जैसे बोलती हूँ, अगर हमारे पास कोई कपल आते हैं तो पहला तो हमारा यही नज़रिया रहता है कि वो डेफिनेटली रिश्ते को बचाना ही चाहते हैं, तभी आप आते हो। जी। एंड जो रिश्ते को बचाना चाहते हैं वो डेफिनेटली अपने आप पे काम करते भी हैं ताकि वो रिश्ता उनका बना रहे। जी, और मैम इन सब समस्याओं को सुलझाने में
थेरेपीज़ का क्या रोल होता है और थेरेपी का क्या-क्या जो है उसके चरण होते हैं, कौन-कौन से स्टेज होते हैं? थोड़ा-सा हमें बताइए प्लीज़। थेरेपी एक तो इंडिविजुअल थेरेपी हो चाहे वो कपल काउंसलिंग हो, डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे, है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो 4 सेशन, 5 सेशन या 10 सेशन हो। कई बार हमारे बहुत कम सेशंस में भी हमें बहुत इफ़ेक्टिव एक इम्प्रूवमेंट या डिफरेंस देखने को मिलता है। कई बार थोड़े से लंबे चलते हैं। अक्सर जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को दिक्कतें आ रही हैं जो अदरवाइज़ शायद उनके लाइफ़ रिलेटेड नहीं है, सिर्फ़ एक जॉब रिलेटेड है या किसी एक इंसान की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है, वहाँ पे कई बार थोड़े से कम टाइम लगते हैं। पर अगर वो बचपन से जुड़े हुए इश्यूज़ को लेके कंटिन्यू हो रहा है, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें बहुत सारे बचपन की चीज़ों को भी पहले थोड़ा-सा मैनेज करते आना पड़ता है, सो दैट अभी जो करंट लाइफ़ इश्यूज़ जो चल रहे हैं, उसको वो बेटर डील कर पाएँ। अगर हम थेरेपी वाइज़ देखते हैं तो हमारा थोड़ा-सा मेन जो काम रहता है वो थॉट्स एंड इमोशंस, इसी पे काम करते हैं। जब तक आप अपने विचारों में थोड़े बदलाव नहीं लाएँगे, आपके इमोशंस उतने सॉर्टेड या स्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो हम विचारों पे काम करते हैं, ओवरथिंकिंग पे काम करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, एंग्ज़ायटी को मैनेज करना सिखाते हैं, काम रहना सिखाते हैं, शांत रहना सिखाते हैं, एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं एंड दिस इज़ हाउ वी हेल्प द पेशेंट्स। ओके। मैम, ये सब बातें सुनने के बाद मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि थोड़ा-सा बताइए कि जो परवरिश का असर है वो, और अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होते हैं, तो परवरिश का इम्पैक्ट और चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों कहीं न कहीं सेम है। अगर परवरिश का बात अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा परवरिश का भी एक पार्ट हो सकता है एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन बी सेपरेट। मतलब जैसे मान लीजिए स्कूल में कुछ हुआ था बच्चे के साथ या कहीं दूसरे बच्चों ने उसको बुली किया था, ये भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है पर जिसमें यहाँ पे परवरिश का उतना रोल नहीं है। पर कई बार अगर आप पेरेंट्स का आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे या घर परिवार में माता-पिता में से किसी को नशे की लत रही है या बहुत झगड़े ज़्यादा होते थे या मार-पिटाई ज़्यादा होती थी, वहाँ पे हम परवरिश का जो रोल रहता है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। बचपन में कोई भी चीज़ जो हुए हैं बच्चे के साथ जिसका मानसिक असर बड़े होने के बाद भी लगातार रहता है, उसी को हम चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। चाहे वो बचपन में परवरिश रिलेटेड रहे या वो बचपन में कोई और इंसिडेंट की वजह से हो। तो इस सब का भी बड़े होने तक तब तक असर रहता है जब तक इन्हें रिज़ॉल्व करना किया जाए, थेरेपी वगैरह का की सहायता ना ली जाए? बिल्कुल, आप जब तक इन चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, आप पूरी तरीके से हील नहीं होंगे। आपको मोमेंटरी रिलीफ़ ज़रूर मिल सकता है। मान लीजिए कुछ मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। हमने 4 दिन अपना अपना मन थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा-सा किसी और काम में मन लगा लिया, हम ठीक तो महसूस करेंगे, पर जब तक उसका जो रूट कॉज़ है, जब तक वो हील नहीं होगा, हम उसको रिज़ॉल्व नहीं करेंगे। हम पूरी तरीके से अगर चाहेंगे कि लाइफ़ स्टेबल रहे, इमोशनली हम रेगुलेटेड रहें, वो बहुत मुश्किल है। तो क्या जब कई बार सुनने को मिलता है, कभी अपने कलीग्स कहते हैं या अपने परिजन फैमिली में हमें कोई कहता है कि बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, तो वो खालीपन क्या होता है? क्या वो वही चीज़ होती है जो कुछ अंदर अनसुलझा रह गया है? बिल्कुल जहाँ पे हमारा अगर अंदर कोई भी चीज़ें अनरिज़ॉल्व्ड हैं, हमने उन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं किया है, खालीपन जो होता है ना वो अक्सर हेवीनेस होता है। जी। वो अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, हम कई बार बोलते हैं ना किसी से बात भी कर लें तो बोलते हैं मन हल्का फ़ील हो रहा है ना? वो चीज़ें जब तक अंदर है, वो आपको भारी महसूस करवाएगा एंड वो कहीं न कहीं आपको शांत नहीं रहने देगा। देखिए हैप्पीनेस भी ना तभी आ पाएगा जब हम शांत हैं। अगर मन में चीज़ों को लेके हम ओवरथिंक कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट एक चिंता में हैं, तो हम खुश वैसे भी नहीं हो पाएँगे। तो जो लोनलीनेस भी है या अगर हम इसको स्ट्रेसर्स का भी नाम लेते हैं या ओवरथिंक भी बोलते हैं, तभी करते हैं जब कोई चीज़ मन में है जो कहीं न कहीं अनरिज़ॉल्व्ड है। चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो बड़े होके हो, चाहे वो बहुत सालों पहले का हो पर अनरिज़ॉल्व्ड है। जब तक चीज़ें अनरिज़ॉल्व्ड है, वो कहीं न कहीं दिक्कत करेगा। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पर भी आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका अपना करियर, वो दोनों पर वो चीज़ें जो कभी बचपन में हुई हैं या बड़े होकर भी कभी हुई हैं पर आपने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन वो अंदर से भुला नहीं पा रहे हो, यदा-कदा याद आती रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थेरेपी लें और काउंसलर से मिलें, मदद लें, अपनी बातें रखें, ताकि जो है आपकी मानसिक सेहत और भावनात्मक सेहत बेहतर बनी रहे। ओके, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों के ये जानकारी बहुत काम आएगी। आपका बच्चा बड़ा होकर कैसा जीवन जिएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसा बचपन दे रहे हैं। जैसा कि हमें साइकोलॉजिस्ट डोना सिंह ने बताया
कि किन बातों का ध्यान परवरिश के दौरान रखना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकें। जब आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करते हैं तो सिर्फ बच्चे के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।